Hello friends, this is SV. Welcome to the Humans. We are present here with another new session that is very important. Okay, तो इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो 6 थीम निर्धारित हैं, ठीक है, वन बाय वन उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 थीम डिस्कस कर चुके हैं, उसके जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक थीम से। तो आज जो रहेगी 4th थीम रहेगी जो है वाटर यानी कि जलमंडल। तो आज जो हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो जलमंडल यानी कि वाटर से रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल क्लास यानी सीटेट की है, तो शुरू करते हैं ये सीरीज़। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस देश के तट के निकट पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वो किस देश के तट के निकट पाई जाती है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना या फिर फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, जो प्रवाल भित्ति है विश्व की सबसे बड़ी यानी कोरल रीफ वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया यानी कि इंडिया की जो प्रवाल भित्ति है यानी पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रवाल भित्ति है वो मृत हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, यानी अत्यधिक मत्स्यन के कारण, यानी सर्वाधिक जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मछली पालन होता है इसलिए, या अत्यधिक जहाजरानी के कारण, या फिर भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या फिर लकड़ी के बुर्दे के अत्यधिक सेपड़ के कारण। तो फ्रेंड्स, जो पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति जो मृत हो रही है वो जो हो रही है उसका एक इम्पोर्टेंट कारण है, यानी कि अत्यधिक मत्स्य के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मत्स्य पालन मछली पालन होता है इसलिए वो मृत हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है। फ्रेंड्स, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक बार देखिए और आप भी कोशिश करिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जो प्रवाल भित्ति यानी कि जो प्रवाल भित्ति होती है समुद्र तट से कुछ दूरी पर, वो जो कहलाती है क्या कहलाती है, तो वलयाकार प्रवाल भित्ति, या फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति, या फिर तटीय प्रवाल भित्ति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वो जो यानी कोरल रीफ कहलाती है वो कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। जो समुद्र से थोड़ी हटकर, समुद्र किनारे से थोड़ी सी हटकर बनी होती है उसे कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो रहा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा यानी कि क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं। तो ऐसी कौन सी जलधारा है जो क्रिसमस की जलधारा यानी क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कही जाती है। पेरू जलधारा, ठीक, या फिर कैलिफोर्निया जलधारा, या फिर एल नीनो जलधारा, या फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो फ्रेंड्स, जो क्रिसमस के बच्चों की जलधारा है वो कौन सी जलधारा कही जाती है, तो क्रिसमस के जो बच्चों की जलधारा है वो कही जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, एल नीनो। एल नीनो की जो जलधारा है वो क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली जलधारा, ठीक है, नीला रंग होने के कारण जलधारा को जापानी लोग मतलब जापान के जो लोग हैं उस जापान की काली जलधारा यानी कि ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं। तो किस जलधारा को ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं जापान के लोग, क्यूरोसियो जलधारा, या फिर ओयासियो जलधारा, या फिर क्यूराइल जलधारा, या फिर सुसीमा जलधारा। तो फ्रेंड्स, जो जापान के लोग हैं वो किस जलधारा को यानी ब्लैक जलधारा कहते हैं, यानी ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, जापान के लोग किसको धारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्यूरोसियो की जो जलधारा है उसे जापानी लोग यानी ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, जापान की काली जलधारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। महासागर में जो जलधारा बनती है उसका बनने का एक कारण क्या हो सकता है, यानी वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, या फिर भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं महासागर में जितनी भी जलधाराएं बनती है उनका
एक जो प्रमुख कारण होता है वो वायु दाब एवं हवा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके साथ साथ पृथ्वी का परिभ्रमण भी होता है और गुरुत्वाकर्षण भी होता है, उस कारण जो जलधारा है वो बनती हैं। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तीनों जो कारण हैं उसके कारण जो जलधारा बनती हैं तीनों करेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, किस जलधारा को यानी हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, यानी पेरू की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, या फिर हम कहें एल निनो की जलधारा। तो फ्रेंड्स यानी दोबारा से देखिए, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा, तो हम्बोल्ट की जलधारा किस जलधारा को कहा जाता है। हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो कहा जाता है पेरू की जलधारा को, ब्राज़ील की जलधारा को, फॉकलैंड की जलधारा को, या फिर एल निनो जलधारा को। तो फ्रेंड्स जो हम्बोल्ट की जलधारा है उसे पेरू की जो जलधारा है उसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र की गर्म जलधाराएँ किस ओर बहती हैं। फ्रेंड्स, दो तरह की जलधाराएँ होती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा किस ओर बहती है, मतलब उनकी दिशा कौन सी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो रहेगा, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, यानी ध्रुवों की ओर, जो गर्म जलधारा बहते हैं ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, या उष्णकटिबंध की ओर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो गर्म जलधारा हैं वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठीक, इसके बाद जब हम ठंडी जलधाराओं की बात करेंगे तो वो ध्रुवों की ओर ना बहती, ठीक है, तो गर्म जलधाराएँ वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है। तो ऐसा कौन सा एक सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधाराएँ मतलब प्रभावित होती हैं। चीन सागर, ठीक, जापान सागर, या सारगैसो सागर, या फिर मारमारा सागर। ऑप्शन दोबारा से देखिए, यानी चीन सागर, ठीक, चीन सागर के बाद जापान सागर, या फिर सारगैसो सागर, या फिर हम बात करें मारमारा सागर। तो फ्रेंड्स जो सागर है जिसके चारों ओर जलधारा प्रभावित होते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन, यानी कि सारगैसो जो सागर है उसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें चीन सागर, जापान सागर और मारमारा सागर, इनके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यानी गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स यानी गल्फ स्ट्रीम से तो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है जहाँ भी वाटर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी बिस्के की खाड़ी से, या फिर मैक्सिको की खाड़ी से, या फिर हडसन की खाड़ी से, या फिर डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कोई नहीं तो नहीं हो सकता, देखते हैं बिस्के की खाड़ी से, या मैक्सिको की खाड़ी से, या फिर हम बात करें हडसन की खाड़ी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा मैक्सिको के खाड़ी से उसका संबंध है। जो मैक्सिको की खाड़ी है उससे गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो उसकी उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी मैक्सिको की खाड़ी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, यानी एल निनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एल निनो जो जलधारा है वो कहाँ प्रकट होती है, यानी ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो फ्रेंड्स जो एल निनो जलधारा है, एल निनो जलधारा की जो प्रकट होती है वो होती है पेरू के तट पर। तो एल निनो जलधारा का जो संबंध है वो पेरू से है, तो पेरू के तट पर एल निनो जलधारा प्रकट होती है। इसके बाद यदि हम बात करें ब्राज़ील के तट पर, अलास्का के तट पर, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, तो फ्रेंड्स इन तीनों ऑप्शन को हटा देते हैं तो पेरू के तट पर एल निनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, यानी प्रकट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी पेरू के तट पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 3 समुद्री जलधारा हैं। फ्रेंड्स जो कौन सी 3 समुद्री जलधारा के साथ साथ यानी कि गर्म जलधारा हैं, मैं पहले भी एक क्वेश्चन में बताया, यानी कि 2 तरह की जलधारा होती हैं, गर्म और ठंडी। तो यहाँ पे बात हो रही है यानी कि गर्म जलधारा कौन कौन सी हैं। 3 के यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं, तो उन ग्रुप में से हमको ये चूज़ करना है कि गर्म धाराएँ कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है यानी कि गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेल, या क्यूरोसियम। तो फ्रेंड्स इन तीनों में से गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा है, और जो तीनों जो हैं वो गर्म समुद्री जलधारा होंगे, उनको हमको चूज़ करना है। ऑप्शन
ए यानी गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल या फिर क्यूरेशिया। बी की तरफ चलते हैं, क्यूरेशिया, क्यूराइल या फिर कैलिफोर्निया। ठीक, अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, क्यूरेशिया, गल्फ स्ट्रीम या फिर कैनारी या फिर गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक या फिर ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। जो गर्म जलधारा की हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गर्म जलधारा। इसके बाद मोजाम्बिक जो जलधारा है वो भी गर्म है और ब्राज़ील की जो धारा है वो भी गर्म है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। या यदि गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होगी, ठीक है। और इसमें से क्यूराइल होगी वो ठंडी जलधारा होगी, ठीक। क्यूरेशिया भी ठंडी जलधारा होगी, ठीक। यहाँ पे क्यूरेशिया, क्यूराइल ये भी, और कैलिफोर्निया जो जलधारा है वो भी ठंडी होगी। तो क्यूरेशिया, गल्फ स्ट्रीम ये ठंडी जलधारा है, कैनारी भी ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील ये तीनों की तीनों जो जलधारा हैं वो गर्म हैं, बाकी सभी ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स अटलांटिक जो महासागर उससे संबंधित जलधारा नहीं है, मतलब अटलांटिक महासागर में ये जलधारा निम्नलिखित में से नहीं बहती, यानी रेनेल धारा या फिर इरमंजर जलधारा या फिर कैनारी धारा या फिर कैलिफोर्निया जलधारा। तो फ्रेंड्स यानी सी ऑप्शन कैनारी, कैलिफोर्निया, तो इनमें से कौन सी संबंधित नहीं है ये हमको बताना है, ठीक। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि डी कैलिफोर्निया जो धारा है, कैलिफोर्निया जो जलधारा है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। जो कैलिफोर्निया की जलधारा है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। बाकी जब हम बात करें रेनेल धारा ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक। और हम बात करें इरमिंजर धारा ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है, और कैनारी जो धारा है वो भी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो फ्रेंड्स इन तीनों का संबंध यानी कि अटलांटिक महासागर से है, ठीक। और जो लास्ट यानी कि कैलिफोर्निया जो जलधारा है उसका संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कुल मिला के कुछ जलधारा दे रखे हैं और उससे संबंधित महासागर दे रखे हैं, तो कौन से संबंधित नहीं है उसको हमको चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं, यानी कि क्यूराइल जलधारा। तो क्यूराइल जलधारा का संबंध हिंद महासागर से है। तो फ्रेंड्स हिंद महासागर से क्यूराइल जलधारा का संबंध बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें कैनारी जलधारा, कैनारी जलधारा का संबंध प्रशांत महासागर से है, तो इसका संबंध इससे प्रशांत महासागर से नहीं है। हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, सी और डी। सी ऑप्शन ब्राज़ील जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर से संबंध ब्राज़ील जलधारा का नहीं है। यदि हम बात करें यानी कि लास्ट ऑप्शन नंबर डी, तो क्यूरेशिया जो जलधारा है उत्तरी प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स क्यूरेशिया जो जलधारा का संबंध है वो प्रशांत महासागर यानी उत्तरी प्रशांत महासागर से है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। जो क्यूरेशिया जलधारा है वो प्रशांत महासागर में बहते हैं, प्रशांत महासागर में भी, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है ये रहा डी ऑप्शन, यानी क्यूरेशिया जो जलधारा उसका संबंध उत्तरी प्रशांत महासागर से है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है आज के लिए। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा, इससे पहले गर्म समुद्री धारा पूछी गई, इसके बाद यहाँ पर ठंडी जो समुद्री जलधारा उनको हमें बताना है। तो कौन कौन सी हैं जो समुद्री ठंडी जलधारा की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा, ब्राज़ील जलधारा या फिर ओयासी जलधारा जो जापान बहती है, या फिर कैनारी धारा। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन कौन सी जो ठंडी हैं बाकी जो गर्म हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो गर्म जलधारा है वो कौन सी है और ठंडी जलधारा वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं जो हम्बोल्ट धारा है वो भी ठंडी है, ठीक, ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम बात करें ओयासी जो जापान सागर में बहती है वो भी ठंडी धारा है, और कैनारी जो धारा है वो भी ठंडी है। तो हम बात करें ब्राज़ील जो जलधारा है वो गर्म है, ठीक है। जो ब्राज़ील जो धारा है यानी समुद्री जलधारा वो गर्म है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 जो जलधारा हैं यानी कि हम्बोल्ट जलधारा, ओयासी जलधारा या कैनारी, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट होती हैं। अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि ए यानी कि 1 और 2 वो ठंडी जलधारा हैं। तो फ्रेंड्स 1 तो ठंडी जलधारा होगी, लेकिन 2 की हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील, वो ठंडी जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से हट जाता है।
अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। तो फ्रेंड्स 3 जो है यानी ओयासी जलधारा, ये बिल्कुल ठंडी जलधारा है, लेकिन 2 की बात करें यानी कि ब्राज़ील जलधारा, ये बिल्कुल ठंडी, ये हाँ ब्राज़ील जलधारा ये ठंडी जलधारा है। तीसरी की बात करें तो ये ठंडी जलधारा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी बिल्कुल हट जाता है। अब हम बात करें सी की, यानी कि 1, 3 और 4। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि पहली, तीसरी और जो चौथी हैं वो ठंडी समुद्री जलधाराएँ हैं। बाकी जो ब्राज़ील जलधारा है यानी कि दूसरी, तो जिस ऑप्शन में कुछ ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी ब्राज़ील धारा, वो ऑप्शन हट जाएगा। तो डी भी यहाँ से हट जाता है क्योंकि डी में 2 दे रखा है, यानी कि ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील जो जलधारा है वो गर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। दोबारा से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली जो है हम्बोल्ट धारा वो भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ओयासियो धारा ये भी ठंडी धारा है, और चौथी की बात करते हैं कैनारी धारा, तो ये भी ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स जो ग्रुप होगा ठंडी जलधारा का वो हमको चूज़ करना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम दूसरी की बात करते हैं ब्राज़ील धारा, वो गर्म धारा है, तो इसलिए यहाँ से हट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कुल मिला के सुमेलित नहीं है, यानी ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जो ब्राज़ील धारा बहती है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, बिल्कुल करेक्ट है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, जो हम्बोल्ट धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। या फिर गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम बहती है, ठीक है, ये जो जलधारा है, ठीक। अब डी की बात करते हैं, यानी अगोलहास, ये हिंद महासागर में बहती है, अगोलहास, डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो सुमेलित निम्नलिखित में से नहीं है, तो सुमेलित नहीं, यानी कि हम्बोल्ट जो धारा है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन 16 का, क्योंकि हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में ना बहकर दूसरे सागर में बहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हट जा, यानी कि करेक्ट होता है क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स जो कोरल रीफ होती है उससे संबंधित एक भू अवतलन सिद्धांत है, ठीक। भू अवतलन सिद्धांत मतलब भित्तियों से संबंधित, उसका प्रतिपादन किसने किया? यानी कि गार्डिनर ने या फिर डार्विन ने या फिर मर्रे ने या फिर डेली ने। तो फ्रेंड्स यानी कि भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो भू अवतलन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? यानी कि गार्डिनर ने, डार्विन ने, मर्रे ने या फिर डेली ने। तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है जो भित्तियों से संबंधित है उसका जो प्रतिपादन किया यानी कि डार्विन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि डार्विन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक हैं। फ्रेंड्स जो समुद्र में ज्वार यानी कि ज्वार जो आता है उसके लिए एक उत्तरदायी कारक कौन सा फैक्टर है जो उत्तरदायी है? यानी पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी, चंद्रमा या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। या फिर हम बात करें पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। या फिर हम बात करें सी ऑप्शन, पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य का अपकेंद्रीय बल, या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का वह बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी सी। तो फ्रेंड्स जो ज्वार भाटा समुद्र में उठते हैं उसका प्रमुख कारक है यानी कि पृथ्वी, ठीक, चंद्रमा एवं सूर्य, इन तीनों का जो अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, उस कारण जो समुद्र ज्वार भाटा यानी कि प्रकट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, यानी जो अपकेंद्रीय बल है तीनों का, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का जो अपकेंद्रीय बल है, इसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 19।
यानी कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहला कथन है, उसके बाद एक कारण है। यानी कि व्रत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। जो व्रत ज्वार, व्रत मतलब एक विशाल जो ज्वार होता है वो प्रत्येक महीने की किस तारीख को आता है, तारीख नहीं मतलब अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये कथन है, ठीक है। अब हम कारण, इसका कारण क्या हो सकता है, यानी कि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ये कारण बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन क्या कहता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है और जो कारण है यानी आर, उसकी व्याख्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ये कहता है, ठीक। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। आर, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है, मतलब ए की व्याख्या नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सी की तरफ, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक। और डी की तरफ चलते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। जो स्टेटमेंट दे रखा है, व्रत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो व्रत ज्वार, जो बड़ा विशाल एक ज्वार होता है, ठीक है, वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है प्रत्येक महीने की, ये बात सही है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। तो फ्रेंड्स ए की बात करें वो भी बिल्कुल सही है, और हम आर यानी कारण की बात करते हैं तो वो भी सही है। तो अमावस्या और पूर्णिमा को जो सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते ही होते हैं। तो इन दोनों की जो व्याख्या है बिल्कुल सही कहाँ पर बैठते हैं उसे देखते हैं। यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या यानी कि जो कारण है वो एक की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 आज के लिए 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो कहाँ आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है यानी कि कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, या फिर फंडी की खाड़ी में, या फिर हम बात करें उत्तरी सागर में। तो फ्रेंड्स विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो आता है यानी कि फंडी की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और उत्तरी सागर, इन दोनों में, तीनों में ना आकर फंडी की खाड़ी है उसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। तो प्रवाल की उत्पत्ति किस सागर में होती है, तो उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 21 यानी उष्ण कटिबंधीय महासागर, शीत कटिबंधीय महासागर, या फिर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। तो प्रवाल भित्ति के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त सागर है वो है उष्ण कटिबंधीय महासागर। उष्ण कटिबंधीय महासागर मतलब गर्म कटिबंधीय महासागर, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है वहाँ पे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये उपयुक्त है प्रवाल भित्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट वो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन ए किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। जब भी किसी भी स्थान पर जो दो ज्वार आते हैं उनके बीच का जो टाइम होता है 12 घंटे और 52 मिनट का अंतराल होता है, यानी कि गैप होता है, ठीक। हम चल रहे हैं बी ऑप्शन की तरफ, यानी लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है, या फिर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो व्रत ज्वार आता है, ठीक, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कौन सा कथन सही है। ज्वार से संबंधित कौन सा कथन सही है। ज्वार से संबंधित जो कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ज्वार से संबंधित जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी किसी भी स्थान पर जब भी दो ज्वार आते हैं तो उनके बीच का जो समय अंतराल होता है, मतलब दो ज्वार एक साथ ना आ सकते, उनके बीच 12 घंटे और 52 मिनट का अंतराल, लगभग 13 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। लघु ज्वार जो सामान्य ज्वार होता है उससे 20% नीचा जो होता है लघु ज्वार होता है, ये भी सही है। सी की बात करें हम तो यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो व्रत ज्वार आता है, बिल्कुल सही। इससे पहले हमने एक
क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार आता है और उस समय जो चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उस समय जो ज्वार होता है उस समय का वो व्रत होता है, यानी कि विशाल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बैठता है, उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट बैठते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने 22वां 22nd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां क्वेश्चन, किस प्रबल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होता है? तो घोड़े की नाल होती है कुल मिला के इस टाइप की, ठीक, यानी कि इस टाइप की नाल होती है। तो किस प्रबल भित्ति का जो आकार है इसके समान होता है? तटीय प्रबल भित्ति, ठीक, या फिर अवरोध प्रबल भित्ति, या फिर एटॉल प्रबल भित्ति, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो घोड़े की नाल के समान जो होता है वो किस प्रबल भित्ति का आकार होता है उसको हमें चूज़ करना है। तो ये 23वां क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं, यानी कि ये रहेगा इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जो एटॉल नामक प्रबल भित्ति है, ठीक है, उसका जो आकार है, इनमें हम बात करें तटीय प्रबल भित्ति, अवरोध प्रबल भित्ति, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये दोनों हट जाते हैं, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि एटॉल प्रबल भित्ति। एटॉल प्रबल भित्ति का जो आकार है घोड़े की नाल के आकार का होता है, ठीक। तो 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है सी। अब हम चलते हैं 24वां क्वेश्चन 24। पिरगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स एक सिद्धांत है, यानी जिसे हम कहते हैं पिरगामी तरंग का सिद्धांत। पिरगामी तरंग का सिद्धांत वो किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार-भाटा, या उपसागरीय भूकंप। तो ऑप्शन को दोबारा से देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसकी पिरगामी जो तरंग सिद्धांत है किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार-भाटा, या फिर उपसागरीय भूकंप। तो जो ये सिद्धांत है यानी कि पिरगामी तरंग सिद्धांत ये व्याख्या करता है, यानी कि ज्वार-भाटा। जो ज्वार-भाटा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ज्वार-भाटा जो समुद्र में उठते हैं, ठीक है, ज्वार-भाटा जो समुद्र में उठते हैं उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर इसकी उत्पत्ति का पता लगा जाता है कि ज्वार-भाटा कितनी ऊंचाई, कितनी तीव्रता के साथ उठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर, ठीक है, सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिलाकर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ है 3 क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, ठीक है, तो ऐसी अवस्था तब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। तो उस समय आने वाला जो ज्वार है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यानी कि व्रत ज्वार, सर्वोच्च ज्वार, विषुवत रेखीय ज्वार, या फिर पेरिजियन ज्वार। तो फ्रेंड्स यानी कि उस अवस्था में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, कुल मिला के एक ही सीध में होते हैं, एक अवस्था में होते हैं, ठीक, तो वो जो ऐसी स्थिति होती है वो अमावस्या और पूर्णिमा को होती है, यानी कि प्रत्येक महीने की। तो इस अवस्था में जो उठने वाले ज्वार को कहते हैं, इस अवस्था में उठने वाले ज्वार को कहते हैं यानी कि व्रत, यानी कि विशाल ज्वार, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज घुमा के यानी सर्वोच्च ज्वार पूछा है, या फिर हम बात करें विषुवत रेखीय ज्वार पूछा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि व्रत ज्वार यानी कि विशाल ज्वार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26वां क्वेश्चन। ये रहा 26वां क्वेश्चन, यानी कि स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया के जो देश हैं वो उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़ों में बर्फ़ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते, ठीक। जो ज़्यादातर देशों के जो भूभाग हैं जाड़े में बर्फ़ से जम जाते हैं, लेकिन परंतु जो नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री, उसके तट के जो बंदरगाह हैं वो नहीं जमते। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण क्या है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? यानी कि अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, इस कारण नहीं जमते, या फिर वहाँ
ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है इसलिए नहीं जमते, या फिर उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती हैं इसलिए नहीं जमते, या फिर पछुआ हवाएं जिसे हम लीज दक्षिणी पश्चिमी से बहती हैं, या पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम से बहती हैं इसलिए नहीं जमते। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी जो महासागर है, ठीक, उसमें जो गर्म जलधारा हैं वो बहती हैं। तो गर्म जलधाराओं के कारण जो बर्फ़ है पिघल जाती है, इसलिए जो नॉर्वे की बंदरगाह है वो नहीं जमती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 27वां क्वेश्चन नंबर 27। चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स जो चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स यहाँ पर चिली और पेरू की बात हो रही है, तो क्या तट पर जो भी शीत जल अप्रवाह से जो धारा बनती है उनको क्या कहते हैं? ठीक, यानी कि एल नीनो धारा, हम्बोल्ट जलधारा, या फिर अगुलहास धारा, या फिर कैनारी धारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा, क्योंकि चिली और पेरू के तट पर जो धारा बनती है वो हम्बोल्ट की धारा हैं, ठीक है, जो शीत जल के अप्रवाह से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27वां यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, हम्बोल्ट धारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। सूची ए और सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स दो सूची दे रखी है, उनका सुमेलित करना है और फिर नीचे ऑप्शन को देखकर उसको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये रहा यानी सूची ए, जिसमें एक तरफ धारा दे रखी है, दूसरी तरफ विशेषता दे रखी है। तो धारा की क्या विशेषता है? यानी क्यूरेशियो धारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। फ्रेंड्स जब भी हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ जाता है, पहला ऑप्शन, यानी जो क्यूरेशियो की धारा है वो अटलांटिक महासागर की उष्ण धारा है, ठीक है। पेरू की धारा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। या लेब्राडोर धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। हम डी की तरफ चलते हैं, फ्लोरिडा धारा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो क्यूरेशियो जो जापान सागर में बहती है, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा है, ये उष्ण यानी कि गर्म धारा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि क्यूरेशियो जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है और वो उष्ण धारा है यानी कि गर्म धारा है। तो फ्रेंड्स ये रहा 28वें का ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी 29वां क्वेश्चन आज के लिए। 29वां क्वेश्चन यानी कि पिरवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा है। पिरवाल के निक्षेपण, जब भी हम पिरवाल के निक्षेपण की बात करते हैं, कोरल रीफ के निक्षेपण, तो उसके लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा कौन सी हो सकती है? यानी गहरा सागर, अवसाद युक्त जल, या फिर कम तापक्रम, ठीक है। और यानी उतला सागर, अवसाद युक्त जल, या फिर सामान्य तापक्रम। उतला सागर, अवसाद युक्त जल या अधिक तापक्रम, डी ऑप्शन यानी गहरा सागर, अवसाद युक्त जल या सामान्य तापक्रम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, पिरवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा है। तो पिरवाल के निक्षेपण के लिए उपयुक्त जो दशा है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि उतला सागर होना चाहिए, अवसाद युक्त जल होना चाहिए और सामान्य तापक्रम की बात करें तो सामान्य होना चाहिए, उतला सागर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म है और लेब्राडोर की धारा है वो ठंडी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन से भी कई बार हमें कई आंसर मिल जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में दो आंसर तो यहाँ पे छिपे हैं, यानी कि लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो गर्म है। धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ना कि हम सीटेट की बात करें, ठीक है। सीटेट के अलावा भी डिफरेंट
टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। कुल मिला के ये 2 धाराएं हैं जो गर्म और ठंडी हैं और एक जगह यानी कि एक स्थान पर मिलती हैं। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये मिलती हैं? ठीक, तो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये मिलती हैं? ये रहा क्वेश्चन नंबर यानी 30, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक है, ऑप्शन ए कहता उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन बी कहता उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर, या ऑप्शन सी कहता अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, या फिर डी ऑप्शन कहता है यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं जो लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा वो उत्तरी अमेरिका में तो मिलती हैं, ठीक, उत्तरी अमेरिका में मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे उत्तरी पूर्वी तट, जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी और पूर्वी तट है, वहाँ पर जाकर दोनों धाराएं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। जो 2 धाराएं हैं यानी लेब्राडोर की ठंडी धारा, ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, वो एक स्थान पर मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? नहीं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर ये मिलती हैं फ्रेंड्स। यानी कि 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि 30। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ के यानी 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। ये जो क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे, यदि ये क्वेश्चन थोड़ी सी हेल्प करते हैं और आप सेशन आपको अच्छा लगता है, आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी, ठीक है, इस वीडियो से कुछ थोड़ी सी हेल्प ले सकें, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए, और यदि वो सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प करें, तो आप इस सेशन को उन तक शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।